तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही वीवीआई सोशल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि 2023 के एग्जाम्स यानी कि कल के एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों आपका पहला नंबर प्रश्न है कि खादर और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है, अंतर लिखे। तो दोस्तों इसका आंसर है कि खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी दोनों यहाँ पर हम लिख दिए हैं। इसके अंतर जो है तीन अंतर हमने दिया है। इस अंतर को आप जो है बारीकी से देख लीजिए। पहला है कि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, इसका है यानी खादर मिट्टी का। दूसरा है खादर मिट्टी के कण महीन होते हैं। और तीसरा है यह नदी के समीपवर्ती क्षेत्र में पाया जाता है। और वही बात करें वंगर मिट्टी की, तो वंगर मिट्टी जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को वंगर मिट्टी कहते हैं। और वंगर मिट्टी जो के कण जो होते हैं वो मोटे होते हैं। यह नदी के दूरवर्ती क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि वैसे जगह पर जहाँ पानी की मात्रा नहीं होती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका प्रश्न नंबर दो कह रहा है आपका कि भारत के प्रमुख 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम लिखे। तो दोस्तों इसका आंसर है कि भारत के प्रमुख 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम निम्नलिखित हैं। पहला इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है। दूसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कोलकाता में है। और तीसरा छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि महाराष्ट्र में है। और चौथा अन्नादुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि चेन्नई में है। दोस्तों ये 4 थे हवाई अड्डा जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हमारे देश के। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कह रहा है कि धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज में अंतर लिखे। तो इसका आंसर है धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। तो दोस्तों धात्विक के पहले देखते हैं उसको अधात्विक के। धात्विक के पहला है इसे गलने पर धातु प्राप्त होता है। दूसरा है ये कठोर और चमकीले होते हैं। तीसरा ये प्रायः आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। और चौथा इसे पीटकर तुरंत ही निकाल सकते हैं। वही अधात्विक की बात करें तो इसे गलने पर धातु नहीं प्राप्त होता है, इसमें चमक नहीं होती है, ये प्रायः परतदार चट्टानों में पाया जाता है और इसे पीटकर तुरंत नहीं निकाल सकते हैं या चादर नहीं बनाया जा सकता है। चलिए अगले की बात करते हैं दोस्तों। अगला आपका है कि डांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। इसका आंसर है कि डांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन कर सरकार को बताना था कि नमक पर एक बढ़ावा अनुचित फैसला है, यानी कि टैक्स जो देते हैं कर उसका बढ़ावा करना अनुचित है। साथ ही यह सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरुआत का संकेत भी दे रहा था, यानी डांडी यात्रा जो थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर कह रहा है वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर लिखिए। तो वनस्पति जगत और प्राणी जगत में निम्नलिखित अंतर है। पहला वनस्पति की बात करें तो वनस्पति जगत में पौधे तथा वृक्ष आते हैं। दूसरा पौधे वनस्पति अस्तित्व में सबसे पहले आई। और तीसरा वनस्पति ही केवल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को भोजन में बदल सकती है। वही प्राणी की बात करें, प्राणी जगत के जानवर तथा जीव जंतु आते हैं, यानी कि देखिए इसका डायरेक्ट उल्टा होता है, वनस्पति का उल्टा। दूसरा वनस्पति जगत के बाद प्राणी जगत अस्तित्व में आया। और तीसरा प्राणी जगत सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को भोजन में नहीं बदल सकता। प्राणी जगत वनस्पति जगत पर निर्भर राहत है, यानी कि रहता है या निर्भर है। अगला है दोस्तों आपका 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूकंप और सुनामी में कोई अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों देखिए भूकंपीय कंपन का केंद्र जब स्थल खंड पर होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। वही सुनामी की बात करें तो भूकंपीय कंपन का केंद्र जब महासागर के तली में होता है तो उसे सुनामी कहते हैं। दूसरा भूकंप में भूकंप का संबंध स्थल भाग से होता है और सुनामी का संबंध जल भाग से होता है। भूकंप का प्रभाव कहीं भी पड़ सकता है और सुनामी का प्रभाव हमेशा किनारों पर पड़ता है, यानी कि समुद्रों के किनारों पर पड़ता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 7 नंबर कि वंशवाद से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है कि वंशवाद की परंपरा दशकों से बनी आ रही है, जिसमें किसी प्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के बाद जो सीट खाली रह जाती है उस सीट पर उसी के परिजन या रिश्तेदार को चुनाव के लिए टिकट दे दिया जाता है। इसी
वंशवाद कहते हैं। इसी प्रकार के वंशवाद आज भी लोकतंत्र में बना हुआ है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर समस्या है। तो दोस्तों आपके पास एक ये भी प्रश्न, लोकतंत्र के लिए कौन गंभीर समस्या है, ये भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, वंशवाद। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर, कि कृषि आधारित उद्योग तथा खनिज आधारित उद्योग में अंतर लिखें। इसका आंसर है कि कृषि आधारित उद्योग, इस उद्योग में कच्चा माल कृषि से मिलता है, और वही खनिज आधारित उद्योग की बात करें तो इस उद्योग में कच्चा माल खनिज से मिलता है। इसमें ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का अवसर प्रदान करती है, जो कि कृषि आधारित है, और वही खनिज उद्योग जो है ये उद्योग ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार का अवसर प्रदान करता है। तीसरा, ये अधिकतर उद्योग की वस्तुओं का उत्पादन करता है, और खनिज या ये उपभोग तथा मूल्य पर आधारित दोनों प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है। कृषि आधारित उद्योग जैसे चीनी उद्योग, पटसन उद्योग, वस्त्र उद्योग तथा वनस्पति तेल उद्योग आदि, और वही खनिज उद्योग में खनिज आधारित उद्योग जैसे लोहा इस्पात, इंजीनियरिंग, लोग उद्योग आदि। तो दोस्तों देखिए, इस सभी को अगर आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपके एग्जाम्स में इसमें से बहुत सारे प्रश्न आ ही जाएंगे 100%। अगला है कि बाढ़ से होने वाली हानियों का वर्णन करें। इसका आंसर है कि बाढ़ से होने वाली हानियां निम्नलिखित हैं। पहला, बाढ़ के कारण उपजाऊ भूमि पर लंबे समय तक जल जमाव हो जाता है, जिससे खेती नहीं हो पाती है। दूसरा, बाढ़ के दौरान जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। तीसरा, बाढ़ के कारण सड़क एवं रेल मार्ग टूट जाते हैं। और चौथा, बाढ़ के कारण हानिकारक बीमारियां का प्रकोप बढ़ता है, जैसे मलेरिया, हैजा, चेचक। ये बीमारी सभी जो है बाढ़ के माध्यम से ही फैलते हैं। अगला प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। इसका आंसर दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है, उसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। दोस्तों देखिए, सटीक आंसर के साथ लेकर के आए हैं, जो कि आप आसानी से इसे याद भी कर सकते हैं। अगला है आपका कि विनिमय कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इसका आंसर है कि विनिमय कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित था। पहला, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति बहाल करना था। दूसरा, विजयी राष्ट्रों को पुरस्कार देना तथा हारे हुए राष्ट्रों को दंड देना था। और तीसरा, जहां तक संभव हो सके क्रांति के पहले की व्यवस्था को फिर से स्थापित करना था। ये था दोस्तों वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर कह रहा है कि उपनिवेशवाद से आप क्या अभिप्राय है, या फिर आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी गरीब या कमजोर देश पर आर्थिक या राजनीतिक रूप से अपना अधिकार कर लेता है, तो वह गरीब या कमजोर देश उस शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहा जाता है, और उपनिवेश बनाने की इसी प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। दोस्तों देखिए, कितने आसान से हमने सभी प्रश्नों का आंसर आपको दिया है। अगला प्रश्न आपका कि योजना आयोग पर एक टिप्पणी लिखे। इसका आंसर दोस्तों, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और योजना आयोग का कामकाज एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है, जिसके सहायता के लिए 8 अन्य सदस्य होते हैं। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया था। तो दोस्तों कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। ये बातें सभी आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, तो सब्जेक्टिव याद कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। इसका आंसर दोस्तों, किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, तो जो शेष फल बचता है उसे उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय जिस देश की अधिक होती है, वह देश उतना ही विकसित होगा। दूसरा, भारत की प्रति आय जो है 10,534 रुपये प्रति महीने है, और भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा राज्य की है, और बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय पटना जिला का है। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है, तो इस सभी प्रश्नों को आपको बारीकी से देखते चलना। अगला प्रश्न आपका कि रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर वह मार्ग जिससे प्राचीन समय में चीन, मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच व्यापार होता था, उसे रेशम मार्ग कहा जाता था। रेशम मार्ग चीन से शुरू होता था, चीन से इसी मार्ग से रेशम यूरोप में पहुंचता था, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग पड़ा। तो दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि कृषि
जनित उद्योग से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है कि ऐसे उद्योग जो कृषि के उत्पादन पर आश्रित होते हैं, अथवा ऐसे उद्योग जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं, जैसे चीनी उद्योग, टमाटर और शौच उद्योग आदि। चलिए अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि मुंबई को सूती वस्त्र की महानगरी क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है कि मुंबई को सूती वस्त्र की महानगरी इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ मुंबई महानगर क्षेत्र में भारत का लगभग 1/4 सूती कपड़ा तैयार किया जाता है। तो दोस्तों समझ में आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर कह रहा है कि रबी फसलें क्या है? 4 उदाहरण दे। इसका आंसर है कि वे फसल जो शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है, जिसे रबी फसल कहा जाता है, जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न आपका कह रहा है कि विश्व बाजार किसे कहते हैं? इसका आंसर उस तरह के बाजारों को हम विश्व बाजार कहते हैं जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध है, जैसे भारत की आर्थिक राजनीतिक मुंबई। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न आपका 11 नंबर कह रहा है कि रॉलेट एक्ट क्या था और इसने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया? इसका आंसर है कि भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इसके अनुसार संदेश के आधार पर ही किसी को गिरफ्तार कर बिना मुकदमा चलाए दंडित किया जा सकता था। इसका घोर विरोध किया गया और इसे काला एक्ट कहा गया। इसी के विरोध में के फलस्वरूप जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था रॉलेट एक्ट के दौरान। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न है आपका 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विपक्षी दलों के कार्यों को लिखे। इसका आंसर है कि विपक्षी दलों के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, जनता की शिकायतों को सरकार के समक्ष रखना। दूसरा है सरकार के साथ मिलकर के सकारात्मक कदम उठाकर देश के विकास में सहायता करना तथा लोकतंत्र को सफल बनाना। तीसरा है कानून निर्माण में सदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। और चौथा है चुनावों के बीच सत्तारूढ़ दलों में पर नियंत्रण करना। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 22 नंबर कह रहा है कि महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो इसका आंसर है कि नगर परिषद अपने सदस्यों के लिए बीच से अपना महापौर और उप महापौर को चुनती है। महापौर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। महापौर नगर परिषद का सभापति होता है तथा नगर परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और महापौर नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। महापौर को की अनुपस्थिति में नगर परिषद के सभी कार्य उप महापौर करते हैं, जैसे कि मुखिया मर जाते हैं तो उप मुखिया उसका काम करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र क्या है? इसका आंसर है कि प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य कृषि आता है। इसके साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन भी आते हैं। ये सब ग्रामीण जीवन पर आधारित होते हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात करें, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें खनिजों को निकाला जाता है तथा उससे उपयोगी वस्तुओं को बनाया जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। बैंकिंग, बीमा, परिवहन, व्यापार, नौकरी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। जो शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चिपको आंदोलन क्या है और कब हुआ था? इसका चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 ईस्वी के दशक के आरंभ में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था और यह एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन है। इन आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए ग्रामीण लोगों ने पेड़ों में चिपक कर आंदोलन किया और पेड़ों को काटने से बचाया, जिसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं। चिपको आंदोलन के पिता सुंदर लाल बहुगुणा को माना जाता है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 25 नंबर की आपदा क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर है कि बहुत ही कम समय में आकस्मिक घटने वाली ऐसी दुर्घटना जिनका तत्काल प्रभाव पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा, मानव जीवन के एवं संपत्ति पर पड़े तथा जिससे जान माल की अपार क्षति
हो उसे आपदा कहते हैं। आपदा दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि गांधी इरविन फैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। इसका आंसर दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता वार्ता संपन्न हुआ। इसे ही गांधी इरविन फैक्ट अथवा दिल्ली समझौता कहते हैं। इसी समझौते के तहत गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को स्थगित कर दिया तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमति प्रदान किए। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। इसका आंसर है कि हिमालय के वन में चीर नामक एक सदाबहार वृक्ष पाया जाता है, जिसके पत्ती, टहनी, छाल और जड़ों में टेक्सोल नामक रसायन होता है। इस टेक्सोल रसायन से निर्मित दवा कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयोग होता है। कैंसर रोग के उपचार में वन का महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो आपका 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनरेगा क्या है। इसका आंसर है कि मनरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल भर में कम से कम 100 दिनों की काम मिलते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं। रोजगार देने की व्यवस्था होती है, इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है। चलिए अगले प्रश्नों की बात करते हैं। अगला 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी क्यों कहा गया। तो मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ मुंबई में भारत का लगभग 1/4 सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। दोस्तों मैचेबल सवाल आ चुका है। अगला है रबी फसल क्या है और 4 उदाहरण दीजिए। इसका आंसर है, सॉरी देखिए ढूंढा गया ये भी प्रश्न, तो इसे भी हम इग्नोर करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वायु परिवहन के प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। इसका आंसर दोस्तों कि वायु परिवहन के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, यह सबसे महंगा परिवहन का साधन है। दूसरा, इसके द्वारा तीव्रतम यात्रा संभव है। और तीसरा, इसके द्वारा आरामदायक यात्रा मिलता है। और चौथा, इस परिवहन में ट्रैफिक जाम की व्यवस्था नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि भारत के 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। इसका है कि भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। दूसरा, रणथंबोर अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका प्रश्न नंबर जो कि 33 है, यहाँ पर 3 लिखा गया है। शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका है कि शुष्क कृषि उसे कहते हैं जहां वर्षा 5 सेंटीमीटर से कम होते हैं, उसे शुष्क कृषि कहते हैं। और वही आर्द्र कृषि की बात करें तो आर्द्र कृषि उसे कहते हैं जहां वर्षा औसतन 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच होता है, उसे आर्द्र कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 34 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर वैसा राज्य जिसमें किसी एक धर्म को प्राथमिकता न देकर के सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त हो, तो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण भारत भी है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर औद्योगिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है। इसमें वस्तुओं का उत्पादन बृहद पैमाने पर होता है, जिसके खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता पड़ती है। औद्योगिकरण में नए नए मशीन का आविष्कार होता है और नए तकनीकी का भी विकास होता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 आपका है, कह रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार के 2 गुण और 2 दोष लिखिए। इसका आंसर है कि लोकतांत्रिक सरकार के 2 गुण निम्नलिखित हैं। पहला, यह सरकार लोगों के द्वारा चुनी होती है और चुनाव में जो जीतता है वही अपनी सरकार बनाती है। दूसरा, यह सरकार जनता की होती है और जनता के कल्याण के लिए ही कार्य करती है। वही बात करें लोकतंत्र सरकार के दोष की बात, तो पहला, इस सरकार में फैसले लेने में बहुत समय लग जाता है। और दूसरा, भ्रष्टाचार पर काबू पाने में ये सरकार असफल साबित हुई है, यानी कि सफल नहीं हो पाते हैं।
अगला दोस्तों आपका कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। इसका है प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता स्वयं शासन कार्य में भाग लेती है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। और वही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसा वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता के द्वारा चुने गए हुए प्रतिनिधि शासन कार्य में भाग लेते हैं, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपने देश भारत में भी है। तो दोस्तों चलते हैं 38वां प्रश्न आपका कह रहा है कि सूचना का अधिकार कानून क्या है। इसका आंसर है सूचना के अधिकार आंदोलन का शुरुआत सबसे पहले राजस्थान से शुरू हुआ और सूचना के अधिकार कानून 2005 में लागू हुआ। सूचना के अधिकार कानून से लोग जागरूक होते हैं और सूचना के अधिकार से सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है। इस कानून के पारित होने के बाद जनता बहुत जागरूक हो चुके हैं जब इसको पारित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 39 नंबर कह रहा है कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर कि अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब तीन आधार कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास अद्भुत हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए और कंपनियां दिवालिया निकल जाए तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत न रह जाए, तो इसे हम आर्थिक संकट कहते हैं। यानी कि सभी सामान की खपत जैसे अभी पाकिस्तान की स्थिति है। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपका है कि उद्योग से प्रदूषण कैसे फैलता है। तो उद्योग से उद्योगों 4 प्रकार के प्रदूषण की जैसे वायु, जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाता है। उद्योग से निकलने वाले धुआं वायु को बुरी तरह प्रदूषित करता है। उद्योग का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे किसी खाली भूमि पर या नदियों तालाबों में डाल दिया जाता है, जिससे भूमि और जल प्रदूषित होता है। उद्योग को चलने से जो आवाज़ें उत्पन्न होती है उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, लेकिन लोग करें तो क्या। अगला है दोस्तों 41 नंबर प्रश्न आपका कि कह रहा है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वियना कांग्रेस का मुख्य निम्नलिखित उद्देश्य था। पहला, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति बहाल करना था। दूसरा, विजय राष्ट्रों को पुरस्कार देना, हारे हुए राष्ट्रों को दंड देना। और तीसरा, जहां तक संभव हो सके शांति के पहले की ही व्यवस्था को फिर से स्थापित करना। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करें। इसका आंसर है शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें किसी हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि एक देश दूसरे देश से आपसी वैचारिक मतभेद के कारण टकराते हैं तो जुबानी जंग होती है। इसी जुबानी जंग को ही शीत युद्ध कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर की साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था। इसका है कि जॉन साइमन के नेतृत्व 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन बना। साइमन कमीशन में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इस 7 सदस्यीय आयोग में एक भी भारतीय नहीं थे। भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों के द्वारा किया जाना था। इस साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई पहुंचा तो पूरे भारत में विरोध हुआ। दोस्तों आप भी जान सकते हैं कि अगर आपके घर पर कोई दूसरा शासन करे तो आप क्या करोगे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है। जब कोई शक्तिशाली देश किसी गरीब या कमज़ोर देश पर आर्थिक या राजनीतिक रूप से अपना अधिकार कर लेता है तो वह गरीबी या कमज़ोर देश अपनी शक्ति उस शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहा जाता है और उपनिवेश बनाने की इस प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि न्यू डील क्या है। इसका अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन को डी रूजवेल्ट ने सन 1933 में एक नीति अपनाई थी जो पूरी तरह आर्थिक नीति थी। इसी आर्थिक नीति के अनुसार बहुत बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई गई थी। इसी आर्थिक नीति को न्यू डील कहा जाता है। इस आर्थिक नीति का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना था। दोस्तों तो समझ गए न्यू डील किसे कहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किया गया था 1933 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर प्रश्न कि हुआ आंदोलन की विवेचना करें। तो दोस्तों जनेवा समझौता के बाद दक्षिण वियतनाम में गृह कलह की स्थिति बन गई और हुआ आंदोलन शुरू हुआ के धार्मिक आंदोलन था। यह आंदोलन काफ़ी आक्रामक हो जाने पर नयो दिन दियम्स के द्वारा
बड़ी क्रूरता से दबाई गई थी हुआ हुआ आंदोलन को। तो दोस्तों हुआ हुआ आंदोलन ये थे आपके 46 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न सब्जेक्टिव प्रश्न। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।